ईरान युद्ध 75वें दिन में प्रवेश कर चुका है। पूरी दुनिया परेशान है और इस बीच दो महत्वपूर्ण बैठकें आज हो रही हैं। एक बैठक हो रही है बीजिंग में, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहुंचे हुए हैं, कई दशक बाद वहां पहुंचे हैं। वहां पे शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई, दिन भर की लंबी मुलाकात हुई। दूसरी बैठक दिल्ली में हो रही है, ब्रिक्स देशों की बैठक हो रही है, जहां पे वो सारे देश शामिल हो रहे हैं, जिसमें ये पूरे ईरान संकट से जो प्रभावित हुए हैं, तो उन सारे देशों के विदेश मंत्री आए हैं, ईरान के विदेश मंत्री भी आए हैं और दोनों बैठकें ईरान युद्ध के साये में हो रही है। तो हर कोई इन बैठकों को उसी चश्मे से देख रहा है और हर कोई इसी उम्मीद से देख रहा है कि इन बैठकों से कुछ ऐसा नतीजा निकले कि ये ईरान युद्ध खत्म होने का कोई संकेत मिले या ऐलान हो जाए, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। तो इन दोनों बैठकों की आज हम समीक्षा करेंगे इसी ईरान युद्ध के चश्मे से। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राजा। हमारे साथ समीक्षा में जुड़ रहे विशेष मेहमान पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर वीना सिकरी मैम हैं, यूएसए से जुड़ रहे हैं जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर धीरज कौल साहब, साथ ही साथ हमारे साथ लंदन से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक साहब हैं। इसके अलावा जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब हैं और साथ ही साथ सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी की फेलो नम्रता हसीजा जी हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में जुड़ने के लिए। शुरुआत वीना सिकरी मैम आपसे करना चाहूंगा। चाइना पहुंचना ट्रंप का ऐसे समय में जब पाकिस्तान की सारी कोशिशें, सारी मध्यस्थता की कोशिशें नाकाम हो गई, चाइना में पहुंचना ट्रंप का ऐसे समय में जब ईरान पर युद्ध के बाद ये माना जा रहा था कि अमेरिका अप्रत्यक्ष तौर पे चीन को नुकसान करना चाहता है, ईरान को कमजोर करके चीन को कमजोर करना चाहता है। लेकिन आज जिस तरह की केमिस्ट्री देखने को मिली शी जिनपिंग में और ट्रंप में, वो केमिस्ट्री क्या कहती है? ये विजिट जो प्रेसिडेंट ट्रंप की हो रही है बहुत महत्वपूर्ण है। 2017 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप अपने पहले टर्म में थे, तब वो गए थे चीन, और उसके बाद कोई प्रेसिडेंशियल विजिट अमेरिका की तरफ से चीन को नहीं हुई। इस विजिट में चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। द 40s, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, तेहरान एंड ताइवान। ये चार इशू सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी आपकी बात सही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से उम्मीद ये थी कि वो चीन जाएंगे जब वो ईरान के जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे अटैक किया, उस वॉर में ट्रंप चाहते थे अपनी विक्ट्री हासिल, अपनी जीत हासिल करें और जीत दिखाएं चीन को। ये तो हो नहीं पाया है और ईरान में बहुत बड़ा डेडलॉक है। लेकिन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अपनी तरफ से दिखा रहा है कि चीन इसका अपर हैंड है। चीन अपनी तरफ से बहुत स्टेबल कंट्री है और सब कुछ पीसफुल है, और उन्होंने बहुत ही कम कमेंट्स दिए हैं ईरान वॉर पे। लेकिन आज जो बातचीत हुई है ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच, उसमें कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भी बात हुई है, और ये चार जो मैंने उन चारों चीजों पे बात की है। क्योंकि ट्रेड में ट्रंप चाहते हैं कि चीन ज्यादा बोइंग एयरक्राफ्ट खरीदे, ज्यादा उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट खरीदे, सोयाबीन वगैरह, ज्यादा उनके बीफ, मटन, गौमांस खरीदे वहां से। तो ये उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि अमेरिकन फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक बड़ी जीत हासिल करना चाहते हैं। लेकिन चीन की तरफ से अभी तक कोई फाइनल वर्ड नहीं आया है। फाइनल राउंड ऑफ टॉक्स कल सुबह होंगे और उसके बाद वो उनका डॉक्यूमेंट तय आएगा। उसके बाद वर्किंग लंच के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप वहां से रवाना हो जाएंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी पे जरूर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लास्ट मिनट पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने एनवीडिया के जेनसन हुआंग, जो चाइनीज ओरिजिन के हैं, उनको डेलीगेशन में इंक्लूड किया है। और पहले भी अमेरिका ने इजाजत दे दी थी कि एनवीडिया अपने हाई क्वालिटी, हाई टेक्नोलॉजी चिप्स, कंप्यूटर चिप्स चीन को बेच सकते हैं, और 10 कंपनी नियुक्त हो गई थी। लेकिन अभी कोई डील तय हुआ नहीं है, क्योंकि चीन अपने तरफ से ये दिखाना चाहता है कि हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है और हम आप पे निर्भर नहीं है। लेकिन हो सकता है कि अंत में चीन की तरफ से रेयर अर्थ्स होंगे और अमेरिका की तरफ से कंप्यूटर चिप्स टेक्नोलॉजी होगी। तो ये उनका गिव एंड टेक होगा। बाकी ताइवान पे बहुत जोर है चीन की तरफ से कि वो अमेरिका से कुछ हासिल करे, कि वो कहें, किसी तरह से मान जाए कि वो ताइवान में कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बिल्कुल मानना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात मैं कहती हूँ कि ये देखने वाला है कि इसका नतीजा क्या होगा। विल देयर बी अ G2? प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने आज ये टॉक्स इस बात से शुरू की कि अमेरिका और चीन को पार्टनर्स होना चाहिए, राइवल्स नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने आज सुबह बात कही कि पार्टनरशिप नॉट राइवलरी।
Now, does this mean, इसका मतलब ये निकलता है कि there will be now a G2 between America and China, कि वो दो बड़े देश, दुनिया में सबसे बड़े देश ये दोनों होंगे, और पूरे जो बाकी दुनिया के जो भी मसले हैं वो ये दोनों सबसे पहले अपने आप में बातचीत करके इस पर अपने डिसीजन लेंगे। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि प्रेसिडेंट यहाँ ट्रम्प पे एक चीज और विना सिकरी मैम, एक चीज और जो वहां पे इन्होंने बोला, जो बयान आया व्हाइट हाउस की तरफ से, उसमें ये कहा गया कि चीन और यूएस दोनों इस बात पर एकमत हो गए हैं, सहमत हो गए हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहना चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई टोल नहीं लगना चाहिए, वहां पे कोई मिलिट्री चीजें वहां पे नहीं होनी चाहिए। ये इस स्टेटमेंट का क्या मायने निकाला जाए? ईरान के फेवर में माना जाए कि ईरान के अगेंस्ट है? नहीं, ये तो एक बड़ा न्यूट्रल स्टेटमेंट है, क्योंकि हम सब यही चाहते हैं, भारत भी ये चाहता है, सब दुनिया ये चाहती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे वॉर से पहले था वैसा ही रहे, कंप्लीटली फ्री इंटरनेशनल वाटरवे, और अपने शिप्स जाएंगे, कोई टोल नहीं लगेगी, और अनइम्पीडेड एक्सेस होना चाहिए वहां से। तो ये एक न्यूट्रल स्टेटमेंट है, लेकिन ईरान ने इस मुद्दे को विड्रॉल ऑफ अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड से लगा लिया है, और उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिकन अपना नेवल ब्लॉकेज विड्रॉ करे और हमें हमारे इंटरनेशनल एसेट्स जो उन्होंने फ्रीज किए हुए वो अनफ्रीज करे, वो हमें अपना पैसा मिल जाए, तब हम इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन ईरान की तरफ से बड़े जोरों से उन्होंने एक अथॉरिटी बना ली है, पर्शियन गल्फ स्टेट्स अथॉरिटी बना ली है, और वो चाहते हैं कि वो ड्यूटी लगाएं। लेकिन हम ये एक बात सोचने वाली है कि अमेरिका भी चाहता है कि उनको इससे कुछ फाइनेंशियल फायदा मिले, और उन्होंने जो अपना ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था, फिर उन्होंने उसको स्थगित कर दिया था। वो ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम का मतलब यही था कि अमेरिका के शिप्स जो है वही एस्कॉर्ट करेंगे, जो मतलब वो कब्जा अमेरिका का चाहते थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अमेरिकन कब्जा हो। लेकिन ईरान बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं है, और सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह सब ने अमेरिका से कहा कि ये गलत बात, लड़ाई फिर से छिड़ जाएगी, तो नहीं, इसलिए लेकिन उन्होंने सवाल यही है कि कल तक जो ये बैठक चलने वाली है, ये शी जिनपिंग और ट्रंप की वहाँ पे 3 दिन का दौरा है। नम्रता हासिजा, आपको लगता है इस बैठक से कुछ ऐसा निकल कर आएगा जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है, कि ईरान युद्ध खत्म करने का एक रोड मैप निकल कर आए, या संकेत निकल कर के आए? जब दो दुनिया की इतनी बड़ी शक्ति बैठ रही है, तो दुनिया की जो सबसे बड़ी समस्या है उसको सुलझाने की तरफ कोई यहाँ पे रोड मैप निकल कर आए? लक्ष्मण जी, धन्यवाद आपके सवाल के लिए। देखिए, हम लोग आई थिंक अम्बेसडर सीकरी ने भी मेंशन किया ईरान का जिस तरीके से सब कुछ देखा जा रहा है, पर मेरे लिए शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट ट्रम्प की मीटिंग ईरान से थोड़ा ज्यादा है। मतलब मैं सिर्फ ईरान की जो लड़ाई चल रही है उसको खत्म होने का ही एक वो नहीं है, बिकॉज आप ये देखिए, जब से ट्रम्प स्टार्टिंग से, बहुत शुरू से, तब से बोल रहे हैं कि उनको शी जिनपिंग से मिलना है, शी जिनपिंग से मिलना है, शी जिनपिंग से मिलना है। और चाइना की तरफ से इस समय जो सबसे बड़ा जो मुद्दा उन्होंने डिस्कस किया है, अगर आप सारी स्टेटमेंट्स देखें अब तक जो भी आया है, जो भी ये मीटिंग से है, उसमें उन्होंने ताइवान पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है, बहुत ही ज्यादा, और वो शुरू से है। और शी जिनपिंग ने भी, और चोपो जो एक बहुत ही फेमस पीएलए, रिटायर्ड पीएलए जनरल है, उनका भी स्टेटमेंट आया है, उन्होंने भी यही बोला है। और शी जिनपिंग ने तो खासकर ये बोला है कि ताइवान पे अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो यूएस और चाइना तब जो अभी वो बार बार अम्बेसडर सीकरी ने बोला कि वो कह रहे हैं हम पार्टनर्स हैं, तो शी जिनपिंग ने साफ तौर पे ये कहा है हम पार्टनर्स नहीं रहेंगे, तब हमारा जो यूएस और चाइना का रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाएगा जैसा अभी है, अगर ताइवान पे कुछ होता है। और यूएस की तरफ से भी जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला है बहुत क्लियरली, ईरान से शुरुआत नहीं हुई है। उन्होंने उन्होंने किस चीज पे ज्यादा स्ट्रेस दिया है? वो ज्यादा स्ट्रेस दिया है ट्रेड पे, क्योंकि उन्होंने जो उनका एक स्टेटमेंट है, और मैं ये हाईलाइट भी करना चाहूंगी, उन्होंने एक स्टेटमेंट में जो जब मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि मैं 30 सीईओज को लेके आया हूँ, सीईओज को, ना कि उनके उसमें से कोई नंबर 2 को या नंबर 3 को, एंड ये सब आपको और चाइना को रिस्पेक्ट देने आए हैं और बिजनेस लेने आए हैं। तो दोनों का जो मिलने का या जो मतलब मीटिंग का एक ये है, वो ईरान से ज्यादा बढ़कर है। तो अब इस मीटिंग से ईरान की, और दूसरा जो व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट आई है, जो चाइना से मैंने अभी तक चाइनीज लैंग्वेज के किसी भी उसमें नहीं पढ़ी है, और उसमें ये लिखा है कि चीन ने ये कहा है कि वो अब तेल थोड़ा ये यूएस से ज्यादा लेंगे ताकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंड ना रहे।
मैंने चाइनीज मीडिया में ये कहीं स्टेटमेंट नहीं देखी है, पर ये व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट है जो मैंने पढ़ी है। तो मेरे लिए ये मीटिंग ईरान वॉर से और भी ज्यादा मतलब बढ़कर है। हम जरूर उस बारे में बात कर रहे हैं, पर मेरे लिए ये दोनों के लिए स्टेक्स बहुत अलग अलग हैं और दोनों के स्टेक्स बहुत डिफरेंट है, और वो एक डिफरेंट चीज टेबल पे लेके आए। आप चाइनीज डेलीगेशन जो भी बैठा था और जो अमेरिकन डेलीगेशन बैठा था, आप ये देखिए, क्या अमेरिकन डेलीगेशन में कोई भी एक ऐसा बंदा बैठा था जो चाइना को जानता था, या जिसको चाइना के बारे में कोई मतलब जो जो वेटरन हो, जिसने चाइना चाइना के ऊपर, कोई भी नहीं था ऐसा। पर आप चाइनीज साइड पे देखिए कौन कौन बैठा था। जैसे हे लीफंग है, जो शुरू से ही एक पॉइंट पर्सन रहे हैं चाइना यूएस की मीटिंग ये कराने में एंड ऑल दैट। तो कॉम्पोजिशन से भी हमें बहुत कुछ फर्क पता चल जाता है, किसको क्या पड़ता है। चाहिए और कौन क्या आगे रखना चाहता है। बिल्कुल। यहाँ पे धीरज कौल साहब और नरेश कौशिक साहब, आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप इसमें ऐड करिए कि इस शी जिनपिंग की और ट्रंप की बैठक को कैसे देखा जाए। मैं इसमें ईरान को इसलिए ला रहा था क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर जब उन्होंने अगवा किया और फिर वेनेजुएला पर एक तरीके से दखल दिया, तो ये कहा गया कि वहाँ पर चीन का निवेश बढ़ता जा रहा था उस पूरे क्षेत्र में। इस वजह से यूएस चाहता है कि वहाँ पर चीन के दखल को कम किया जाए। ईरान पर जब मामला आया, वहाँ भी कहा गया कि चीन का इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा उस पूरे क्षेत्र में हो रहा है और सबसे ज़्यादा तेल चीन खरीदता है, और इस वजह से वहाँ पे चीन को कमज़ोर करने के लिए यूएस ने वहाँ पे ईरान पे हमला किया। एक मकसद ये भी हो सकता है। और अब शी जिनपिंग के पास ट्रंप का खुद वहाँ पहुँचना और जिस तरह का बयान अब तक निकल कर आए हैं, इसको किस तरह से रीड करना चाहिए? स्वर्ण सिंह सर। पहले तो लक्ष्मण जी, ये कि आपस में जो अमेरिका की और चीन की प्रतिस्पर्धा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व को लेकर, उसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग का रुझान साफ है कि उनको लगता है कि यदि दुनिया भर के ऊर्जा के स्रोतों पर वो काबू कर लेंगे, तो क्योंकि चीन सबसे बड़ा आयातक है ऊर्जा को लेकर, इसलिए चीन को वो किसी तरह से अपने प्रभाव में ला सकते हैं, दबाव में ला सकते हैं। और यही कोशिश शायद थी इसके पीछे कि उन्होंने ईरान पर इस तरह का हमला करने में नेतन्याहू का साथ दिया इस तरह से। और उसको लेकर ठीक है, चीन को सीधा नुकसान भी है। चीन का बहुत बड़ा $300 बिलियन से ज्यादा का पूरा व्यापार है इस क्षेत्र में, बहुत बड़ा निवेश है। ईरान का ज्यादातर लगभग सारा तेल जो निर्यात होता है वो 90% के आसपास चीन जाता है। तो ये चीन की निर्भरता है और ये इस तरह से सोचते थे राष्ट्रपति ट्रंप। पर अब हालात वैसे नहीं है। आज राष्ट्रपति ट्रंप बीजिंग पहुंचे हैं एक तरह से बहुत ही कमजोर हालात में, क्योंकि आप देखें ईरान की सीज फायर लगातार चल रही है, कमजोर है, और उससे अमेरिका को कोई और फायदा नहीं हो रहा, ना फायदा होने का कोई संकेत है कि ईरान से उनको कुछ और मिल सकता है। तो इस वक्त वो, क्योंकि घर में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इन्फ्लेशन बढ़ी है, उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग गिर गई है, उनके रिपब्लिकन्स लोग उनसे नाराज हैं, एलाइज उनसे नाराज हैं। तो इस वक्त वो, आप सीधा देखें कि पाकिस्तान से हटकर चीन की मध्यस्थता कराने की वो कोशिश में है, और चीन मध्यस्थता करेगा क्योंकि उसका प्रभाव है ईरान के ऊपर, इस क्षेत्र के ऊपर। पर वो चाहता है कि हम इस तरह का यदि कोई कंसेशन देंगे तो उसके एवज में, उसके बदले में हमें क्या मिलेगा। इसी के संदर्भ में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ किया कि उनके लिए ताइवान का मुद्दा जो है वो अमेरिका और चीन के संबंधों में सबसे खास मुद्दा वही है, और इस मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप का क्या रुझान है वो तय करेगा कि क्या ये साझेदार बनेंगे या राइवल्स बनेंगे। उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हद से ज्यादा बढ़ सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। तो उन्होंने, आप देखें कि शी जिनपिंग के कमेंट्स जो हैं वो उनके विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर छपे हैं कि उन्होंने क्या कहना चाहा इस पूरी बातचीत में। तो राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिश है कि उनको कुछ व्यापारिक या निवेश को लेकर डील्स मिल जाएं, बोइंग हमारे बिक जाएं, हमारा बीफ और सोयाबीन बिक जाए, ताकि घर जाकर वो कह सकें कि मैंने कुछ चीन से इस तरह का खास कंसेशन ले लिया है। पर उनको चिंता ईरान की भी उतनी ज्यादा है। चीन के लिए यह मुद्दा मुश्किल का मुद्दा है, पर उतना नहीं है जितना राष्ट्रपति ट्रंप के लिए है।
तो दोनों एक तरह से अपनी अपनी सीमाओं में अपनी अपनी मजबूरियों की वजह से मिल रहे हैं, इसलिए इनका आपस में टैक्टिकल अरेंजमेंट एक तरह से बनाने की कोशिश है कि कंपेटिटिव कोऑपरेशन जैसा कुछ बना रहे। G2 बनने की संभावना जीरो है, कुछ नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। वो मैनेज करने G2 की बनने की कोशिश कर रहे हैं संभावना अपने संबंधों को। जी कॉम्पिटिटिव कॉपरेटिज्म यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों मिल नहीं सकते, G2 बन नहीं सकता। लेकिन जो बयान आया उसमें बयान में जैसा कि इन्होंने कहा भी कि चीन अमेरिका से ज़्यादा तेल खरीदेगा, इस बात पर सहमति जताई है। व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट में ये बात लिखी गई है। तो और कोई इन्वेस्टमेंट जैसा अनाउंसमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे ऐसा कुछ निकल कर आया नहीं है। इससे क्या टेक अवे निकाला जाए? धीरज कौल साहब। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आपके एस्टीम पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, मैं आपके सब पैनलिस्ट की बात सुना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, लेकिन मैं एक डिफरेंट एंगल में ले जाऊंगा आपको। एक चाइना यूएस का जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको ट्रंप ने बहुत हाईलाइट किया था, और जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चाइना की यूएस की तरफ होती हैं उसको वो एक बेसिकली इलेक्शन का उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और कई बारी उन्होंने नस्ल भेद कमेंट्स भी चाइनीज लोगों के खिलाफ यहाँ पे यूएस में किए, जिसके खिलाफ डेमोक्रेट पार्टी ने काफी ऑपोजिशन दिया। लेकिन मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव स्टेप है आइस मेल्टिंग की तरफ। इसमें जो कोर मुद्दे आपने बिल्कुल सही टच किए, उसमें मुझे डेफिनेटली नंबर 1 चाइना की तरफ से ताइवान दिख रहा है, और उन्होंने क्लियरली बोला कि अगर आप ताइवान को टच करेंगे तो चीजें एस्केलेट होंगी। इसके अलावा यूएस की तरफ से जो हमें मुद्दे दिखाई दे रहे हैं वो यही है कि हम आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसके ऊपर व्हाइट हाउस का भी स्टेटमेंट भी आया कि अलास्का से हम आपको ऑयल दे सकते हैं, उसके ऊपर है। और कहीं ना कहीं सॉफ्टली बोला जा रहा है कि आप, क्योंकि ईरान का 90% एनर्जी एक्सपोर्ट चाइना को जाता है, और सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी चाइना है, तो कहीं ना कहीं ईरान की वॉर को लड़ने की क्षमता की लेवरेज चाइना काफी इस्तेमाल करके ईरान को काम डाउन कर सकता है और इसको एस्केलेट करने से रोक सकता है, जो कि मुझे लगता है एक मुद्दा होगा जो शायद ऑफिशियली ना आए, लेकिन वो डेफिनेटली सब समझ रहे हैं कि वो भी एक मुद्दा है। दूसरा जो चाइना बहुत हमसे मांग रहा है वो है सेमीकंडक्टर्स की जो एडवांस्ड है लेवल्स, जो कि एनवीडिया बनाता है, और उसकी जो चिप्स की फॉर्मेट है वो ताइवान से आती हैं। ताइवान सेमीकंडक्टर जो कंपनी है TSMC, वो उसकी 95% वो प्रोवाइड करती हैं उसकी चिप्स। और वो जो जो और देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, वो जो ताइवान सेमीकंडक्टर की मशीन है वो ASML बनाता है, दुनिया का ओनली प्रोड्यूसर है जो डच कंपनी बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं एवरीबडी इज इंटरडिपेंडेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे नहीं दिख रहा कि हम एक एडवांस्ड चिप उनको दे पाएंगे, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ही रियल है, डिफेंस के सेक्टर में भी इस्तेमाल होती है। जो रेयर अर्थ की हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली वो ट्रम्प कार्ड है चाइना के पास, लेकिन अमेरिका की 3 प्राइवेट कंपनीज, जिसमें एक MP मटेरियल है, मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा बिकॉज ऑफ द लाइबिलिटी इश्यूज, वो काफी तेजी से इस पे काम कर रही हैं। और मुझे लगता है रेयर अर्थ का जो इशू है, क्योंकि रेयर अर्थ रेयर नहीं है, लेकिन उसकी रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज चाइना तकरीबन 1 दशक आगे है। और एक और एरिया है जो कि चाइना पुश करेगा, मुझे लगता है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अमेरिकन मार्केट में वो क्लोज्ड है, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ी मार्केट है ऑटोमोबाइल का, लेकिन यहाँ का लॉबी उसको अपोज कर रहा है। और चाइना ने कुछ हद तक उसमें सफलता यूरोप में पाई, और कनाडा में भी अभी रिसेंटली पाई है, और मुझे लगता है अमेरिका की तरफ भी वो देख रहे हैं, जैसे उनके BYD मेकर और नियो मेकर्स हैं। लेकिन इसके अलावा जो मुझे एक और चीज जो दिखने में आ रही है वो ये है कि जो टेक्निकल सपोर्ट चाइना ईरान को दे रहा है इस वॉर में, जो टेक्निकल जो वेपन्स उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, जो प्रिसीशन इंटेलिजेंस शेयरिंग दी है, जिसकी वजह से जो गल्फ स्टेट्स को बहुत नुकसान हुआ है पिन पॉइंट प्रिसीशन के साथ, तो कहीं ना कहीं यूएस चाहेगा कि चाइना उसको बैक डाउन करे, उसे कर्टेल करे। ये बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है ये एक टचिंग पॉइंट होगा। नरेश कौशिक साहब, बहुत ही बखूबी से इन्होंने, धीरज कौल साहब ने बताया क्या क्या मुद्दे होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे दिलचस्पी, या फिर कहे पूरी दुनिया की दिलचस्पी है कि बैकडोर में पर्दे के पीछे क्या चर्चा हुई ईरान को लेकर के। चूँकि हर कोई जानता है, एक कह सकते हैं कि अनटोल्ड फैक्ट है कि टेक्निकल सपोर्ट चाइना दे रहा है ईरान को, और ईरान का बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर चाइना है, तो कुछ ना कुछ बात तो हुई होगी।
जी, दरअसल आप भी देखिए, अगर आप दोनों देशों के आप बयान को देखें तो चीजें थोड़ी सी साफ होती हैं। जो अमेरिका की तरफ से जो बयान है उसमें ताइवान का कोई कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन उसमें ईरान के न्यूक्लियर इशू का जिक्र है कि हम न्यूक्लियर फ्री, परमाणु अस्त्र फ्री, हम मुक्त हम चाहते हैं ईरान को। हार्ड न्यूज का जिक्र है, लेकिन चीन के बयान में इन दोनों चीजों का जिक्र नहीं है, उसमें ताइवान का जिक्र है। तो इससे पता चलता है कि दोनों की प्राथमिकताएं क्या हैं। और सच बात यह है कि नहीं, जैसा इसमें नरेश कौशिक सर, इसमें जो व्हाइट हाउस का बयान है उसमें कहा गया है कि चाइना और हम दोनों इस बात पर सहमत हो गए हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन ये बात अमेरिका के बयान में है, चीन के बयान हाँ, में ये चाइना के नहीं। बयान में नहीं। तो ये हमें समझना चाहिए कि इससे ये पता चलता है कि दोनों देशों के बीच में कितनी दूरी है। और सच बात यह है कि ट्रंप जो है बहुत ही कमजोर अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर, और मैं समझता हूं कि जो अभी जो आधुनिक इतिहास है अमेरिका और चीन के संबंधों में, उसमें राष्ट्रपति ट्रंप अपनी गलतियों की वजह से सबसे कमजोर राष्ट्रपति के तौर पर चीन गए हैं। और मेरे विचार से उन्होंने 3 बड़ी गलतियां अपने कार्यकाल में पिछले साल भर में की हैं। एक तो जो उन्होंने टैरिफ की जो पॉलिसी थी, जिसका चीन ने फायदा उठाया और अमेरिका को काफी मजबूर कर दिया। और रेयर अर्थ का मामला, जो हमें लगता नहीं था इतना इंपॉर्टेंट होगा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति की गलती की तरफ की वजह से चीन उसमें मजबूत हुआ। दूसरी गलती उन्होंने की जो ईरान पर हमला किया, इससे भी चीन मजबूत हुआ है, क्योंकि चीन ने इतने समय ईरान को जो है हथियार दिए हैं, उसका जो है काफी उसको मजबूत किया है। और अभी भी वो है, वहां से हथियार वहां पर पहुंच रहे हैं, ड्यूअल टेक्नोलॉजी वाले पहुंच रहे हैं। इसी तरह से जो मामला है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाला, वहां भी अगर चीन चाहता वाकई, अगर दबाव डालता ईरान पर, वो हल हो सकता था, लेकिन चीन ने दबाव नहीं डाला है जितना डालना चाहिए। तो तीसरी गलती मुझे लगता है जो की है ट्रंप ने, वो है भारत के साथ संबंधों को कमजोर करके। वो उन्होंने अपने प्रशासन की, अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने जो पिछले 25 साल में भारत को चीन के खिलाफ खड़ा किया था, उन्होंने उसको एकदम पीछे कर दिया। और इससे ये हुआ है कि वो पाकिस्तान को उन्होंने मजबूत किया, जो कि दरअसल चीन का ही एक दोस्त है। तो उन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है, ये 3 बड़ी गलतियां करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहते हैं वो ईरान के मामले में चीन उनकी मदद करे, लेकिन चीन क्यों मदद करेगा? चीन तो चाहेगा कि अमेरिका को जो है ज्यादा से ज्यादा कमजोर हो, और इसके लिए ट्रंप जिम्मेदार हैं। और अभी जो हो रहा है, जो धीरज जी ने जो कहा कि वो जो एडवांस न्यूक्लियर चिप नहीं दे रहा, सच बात यह है कि एडवांस न्यूक्लियर चिप तो देने को तैयार है ट्रंप। अभी वो इस प्रतिनिधि मंडल में जो अब जो अमरीकी जो कंपनी जो ये बनाती है एनविडिया, उसके चीफ को ले गए हैं, पहले उस प्रतिनिधि मंडल में नहीं थे। तो चीन को खुश करने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं। और अगर उनके आप बयान को देखें, उन्होंने सबसे जो बात जोर देकर कई बार कही है, शी बड़े नेता हैं, शी बहुत बड़े नेता हैं। और जो है, इन्होंने ये बात नहीं कही है कि ट्रंप बड़े नेता है, उन्होंने ये कहा है कि आप जो हैं हमारे साथ अच्छे आपके संबंध होंगे अगर आप ताइवान के मामले पर हमारे साथ होंगे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने को कमजोर किया है। और सच बात यह कि ज्यादा मुझे लगता है कि मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात, ज्यादा ये होगा कि कुछ ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि वो ताकि दिखा सकें ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट हैं, वो कह सकते हैं कि हमने कुछ बोइंग खरीद लिए इनके, हमने उनका बीफ के मामले में तो खैर पहले कल ही समझौता हो गया है। इसी तरह से वो जो सोयाबीन कुछ खरीद लेंगे। लेकिन जो असली मसला है, ईरान का जो मसला है, उस पर मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा कुछ करने को तैयार होगा चीन।
हालांकि मैं कह रहा था कि जो ट्रंप हैं वो जब भी किसी देश के दौरे पर जाते हैं, जब भी किसी देश के राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष के बारे में पूछेंगे आप, तो अगर बहुत उनके मन में उसके प्रति ये गुस्सा नहीं है तो सबके लिए यही बोलते हैं बहुत अच्छे लीडर हैं, दुनिया के सबसे अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा देश है। तो उनका एक तरह से कह सकते हैं कि तकिया कलाम होता है जब भी ऐसे किसी देश को संबोधित करते हैं तो। लेकिन जो आपने कहा काफ़ी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट मैं आपकी पूरी बातों से निकालता हूँ और वीना सिकरी मैम से इस पर रिएक्शन लेना चाहूँगा कि पहली बात वीना मैम की चीन से अमेरिका का दोस्ती का हाथ बढ़ाना ऐसे समय में जब अमेरिका ने भारत के साथ अपने रिश्तों में थोड़ी सी खटास ला दी है, जब अमेरिका ने भारत की बजाय पाकिस्तान के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ा दी है, और ऐसे में अब अमेरिका का पहुंचना चीन के साथ कि आप हमारे साथ मिलकर हाथ से हाथ मिलाकर चलिए, इसको कैसे आप देख रही हैं? और दूसरा कि बैकडोर में कुछ ऐसा हुआ होगा क्या ईरान को लेकर के जिसका असर आने वाले दिनों में हम लोग देखें यूएस के स्टैंड पर? शुक्रिया। एक बात ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने दूसरे दौर में, सेकंड टर्म में, सबसे बड़ा महत्व उन्होंने अपने जो अमेरिका के रिश्ते चीन के साथ है उनको दिया है। उन्होंने कहा है, आज तक भी कह रहे हैं कि अमेरिका और चीन के रिश्ते दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते हैं। तो इसलिए मैं कह रही थी पहले भी कि ये उनका G2 का अप्रोच है कि वो चाहते हैं कि वो चीन के साथ ऐसे रिश्ते बनाए ताकि उनकी जो वो कोऑपरेशन करे, कोई राइवलरी ना हो और हर एक चीज दुनिया में हो रही है इस तरीके से देखे। इसलिए सबसे बड़ी बात इसलिए है कि भारत के रिश्तों, अमेरिका और भारत के रिश्तों को उन्होंने दूसरा दर्जा दिया है और आज तक ये जो विजिट हो रही है इसी के लिए वो अब तक इंतजार कर रहे थे कि इस विजिट में क्या निकलेगा और उनको इस विजिट में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ ऐसा अग्रीमेंट हो जाएगा कि वाकई ये G2 रहेगा और वाकई जो कोऑपरेटिव रिश्ते चाहते हैं वो इसके लिए चीन तैयार है कि नहीं। आज के दिन में मुझे नहीं लगता कि चीन इतने ऐसे G2 रिश्ते के लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिका का जो ट्रस्ट फैक्टर है पूरी दुनिया में ये आजकल बहुत कमजोर है और ट्रेड टैरिफ स्टार्ट किया, जैसे उन्होंने वो अपने बयान करते रहते हैं हर एक देश के बारे में, अपने यूरोपियन अलायंस को, नेटो अलायंस को उन्होंने जैसे धुतकार दिया है। तो इससे लगता है कि अमेरिका सब चीजों चीन पे डिपेंड कर रहा है और चीन अमेरिका को सिर्फ तब देगा जब चीन को ताइवान के इशू पे सेटिस्फैक्शन मिले और मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त पे ताइवान के इशू पे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को कोई भी सैटिस्फैक्शन देने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि जो अमेरिकन सप्लाईज, आर्म सप्लाईज हैं वो लगातार चले जा रहे हैं और हाल में ही कहते हैं कि सबसे बड़ा जो आर्म सप्लाई एवरग्रीन वो ताइवान के लिए स्वीकार किया है और हालांकि उन्होंने एक एम्बिग्यूटी मेंटेन की है, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी मेंटेन किया है। एक तरफ से उनका ताइवान रिलेशंस एक्ट है जो 1979 से कांग्रेस ने अप्रूव किया हुआ है और दूसरी तरफ से वो नहीं चाहते कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नाराज हो ताइवान के इशू पे, तो वो कभी कुछ बयान ऐसा करते नहीं है साफ सुथरा। लेकिन कल जो अग्रीमेंट होगा, कल जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा या डॉक्यूमेंट आएगा, उसमें देखने वाली बात ताइवान पे है, क्योंकि इसी से पता चलेगा क्या होगा। अपने तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप तो चाहेंगे, जरूर उनकी स्थिति बहुत कमजोर है, लेकिन वो चाहेंगे कि कोई ऐसा वो धमाकेदार चीज अमेरिका को वापस दिखाए ताकि स्टॉक मार्केट फिर से बढ़े और उनके जो समर्थक हैं, आगे की जो नवंबर के मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, वो उनके समर्थक को ज्यादा कोई शेयर मिल जाए। इसमें अगर ट्रेड अच्छी डील हो, यानी कि अगर सोयाबीन या ये जो B4 बोइंग एयरक्राफ्ट हो, ऐसी चीजों पे ट्रेड पे कोई चीज हो, वो बड़ी अच्छी चीज होगी। टेक्नोलॉजी पे चाइना होल्ड आउट कर रहा है, वो तो नहीं तैयार है कि चाहता है कि वो नहीं दिखाना चाहता है कि टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर चिप्स में अमेरिका किसी तरह से चाइना से सुपीरियर है। चीन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इसमें ये एक बड़ी सेंसिटिव पोजीशन है। तो तेहरान की, ईरान की जो भी आपने कहा उस पर मैं कहना चाहूंगी कि मेरा नहीं ख्याल कि चीन कुछ इस पे ज्यादा इंटरफेयर करना चाहेगा, क्योंकि आज तक चीन ने ईरान को बहुत ही सहायता दी है, उनके बहुत बड़े समर्थक रहे हैं और चीन और रूस ने मिलके इस वॉर में ईरान की बहुत ही हेल्प की है। तो मुझे नहीं लगता कि चीन अपने तरफ से इस हेल्प को किसी तरह से कमजोर करेंगे। ताइवान की इशू पे उनको कुछ मिल जाए तो पता नहीं, लेकिन इस इशू को छोड़ के अगर ताइवान पे उन्हें सेटिस्फैक्शन मिल जाए तो तब सब चीजें चीन के लिए संभव हो जाएंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ताइवान पे पूरी सेटिस्फैक्शन उनको मिलने जा रही है।
तो नहीं, इसलिए मैं इसलिए सवाल पूछा, हाँ, मैं इसलिए सवाल पूछा नम्रता हसीजा, आप बताइएगा इसको कि जब रूस और चाइना दोनों जब ईरान को मदद कर रहे थे, जब ये बातें साफ हो गई, तो अमेरिका ने तेल का एक पॉलिटिक्स चला कि रूस को बोला कि आपके यहाँ जो तेल है उसको पर से हम पाबंदी हटाते हैं, सैंक्शन हटाते हैं, तो रूस को बड़ा फायदा होने लगा। तब ऐसा समझा जाना है कि रूस जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा था ईरान को, शायद वो सपोर्ट अब नहीं कर रहा, क्योंकि चाइना ने, यूएस ने रूस को उस तरीके से फायदा पहुंचा दिया ऑयल के मोर्चे पे। क्या वैसा कुछ बार्गेन पर्दे के पीछे से चाइना के साथ यूएस करना चाहेगा? देखिए मतलब ऐसा नहीं है कि रशिया ने कुछ सपोर्ट कम करना शुरू कर दिया ईरान को, या रशिया और चाइना सपोर्ट नहीं कर रहे ईरान को। ये तो मुझे लगता है यहाँ बैठे सभी लोग इस पे एग्री करेंगे कि रशिया और चाइना पूरी तरह से ईरान को पहले भी सपोर्ट करते थे और अभी भी करेंगे। मतलब उसमें कोई मुझे मतलब शक नहीं लग रहा। नहीं, और लेकिन यहाँ पे ये कहना कि चाइना तैयार हो गया ये कहने के लिए कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। देखिए, ये अभी तक व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट आई है। अभी तक मैंने जितना भी मतलब मैं सिर्फ ये ग्लोबल टाइम्स या इनकी बात नहीं कर रही, जितना भी चाइनीज भाषा में भी जो छपा है, अभी तक मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि उन्होंने इस अच्छा। बात को एग्री कर दिया है। और ये और जहां तक मुझे ऐसा भी लगता है कि कल की मीटिंग के बाद भी जो स्टेटमेंट आएगी, मुझे नहीं लगता कोई जॉइंट स्टेटमेंट आएगी। आप अमेरिका की तरफ से एक अलग उसका ब्रीफिंग देखेंगे जो इस मीटिंग का है, और चाइना की तरफ से अलग। और जहां तक मैं मतलब जितना भी थोड़ा बहुत जानकारी रखती हूँ, मुझे लगता है चाइना में होगा, ताइवान का मुद्दा डिस्कस हुआ और हमने कहा कि वन चाइना प्रिंसिपल आप मानिए, और ये सब होगा। और यूएस की तरफ से आप देखिएगा ज्यादातर लाइक इकोनॉमी को लेके होगा कि ये डील हो गई या वो ट्रेड डील को हो लेकर। गई, या उन्होंने ये चीज, जैसे जो मैंने अभी बोला कि चाइना ने ये माना है कि हम आपसे मतलब हम तेल लेने के लिए तैयार हैं ताकि हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाए। तो जहां, तो मुझे यही लगता है ऐसी कोई जॉइंट स्टेटमेंट तो नहीं आएगी जहां पे दोनों ये कहेंगे कि हमने ये डिस्कस किया ताइवान पे। जॉइंट स्टेटमेंट का आने का मतलब है दोनों एग्री कर रहे हैं कुछ चीजों पे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कुछ आएगी स्टेटमेंट। दोनों की अलग अलग स्टेटमेंट आएगी, और आई थिंक हम सब ने ही सारे पैनलिस्ट ने इस चीज को तो एग्री किया है कि दोनों के लिए ये जो मीटिंग है वो अलग अलग मतलब तरह से सब महत्वपूर्ण है। चाइना क्या चाह रहा है और ईरान ये सॉरी अपना अमेरिका क्या चाह रहा है, यूएस दोनों के बहुत अलग अलग चीजें हैं। तो मुझे सब मतलब मुझे नहीं लगता जी। सब अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी को एक तरह से संबोधित करते हुए दिखेंगे जब ये बयान आएगा। धीरज कौल साहब, एक जो बात अभी इन्होंने कहा कि इसमें यूएस की तरफ से ट्रेड रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बातें ज़्यादा निकल करके आएंगी, तो कौल साहब आपको क्या लगता है कि ट्रेड को लेकर के ये नेगोशिएशन किस तरीके का होगा? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि एक तरफ इंडिया यूएस के साथ ट्रेड डील को लेकर बातचीत कर रहा है, हो रहा है कि बातचीत बहुत नज़दीक पहुंच चुकी है, कभी भी घोषणा हो सकती है। दूसरा, चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया था कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया है, तो शायद वो आगे बढ़ता हुआ दिखे, वहाँ भी ट्रेड डील होने की बात हो, तो इसको कैसे देखा जाए? देखिए हमारे 3-4 बड़े बड़े मुद्दे हैं। जैसे सीपीआई अगर आप देखिए जो 2.4 था फरवरी 2026 में, लास्ट महीने 3.8 है परसेंट हमारी इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन काफी बड़ी हुई है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और हमें इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए और हमें ग्रोथ भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें आप यूएस की बात कर रहे हैं कि इंडिया की बात कर रहे हैं? मैं यूएस की बात कर रहा हूँ। तो अच्छा, जो हाँ। मुझे क्लियरली दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि डेफिनेटली ट्रेड हमें बढ़ाना पड़ेगा, और इस पे दोनों ने एग्रीमेंट दिया है कि ये समय म्यूचुअल ट्रेड बेनिफिट का है, हम मिलके पार्टनर्स बने और कन्फ्लिक्ट में ना जाएं। तो मुझे दिख रहा है कि कहीं कहीं वो जो हमने लगाए थे बैरियर्स वो धीरे धीरे काम डाउन होंगे, एक पॉजिटिव टोन की तरफ चीजें बढ़ेंगी, जो आर्थिक व्यवस्था के लिए ग्लोबल एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। लेकिन मैं बार बार इस बात पे आता हूँ कि देखिए एआई की रेस, क्योंकि मैं खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री में हेल्थ केयर में काम करता हूँ, तो जो एआई की रेस है उसके लिए जो एडवांस चिप्स चाहिए चाइना को, जिसके लिए वो H100, H200, ब्लैकवेल B200, B300 मांग रहा है, वो अभी तक हमने रिफ्यूज की है। लेकिन एनवीडिया ने चाइना बेस्ड कुछ चिप्स का ऑफर पहले भी दिया था, जो H20 और रेथियन की 4090D है, और कहीं ना कहीं जो एक नेक्स्ट है GB200 सुपर चिप, जिसके बेस पे अब नेक्स्ट जनरेशन एआई चलेगा,
वो चाइना अभी भी हमसे पीछे है और रोबोटिक्स में डेफिनेटली 19-20 का फर्क रह गया है। लेकिन चाइना को भी दिख रहा है, वहां पर भी फाइनेंशियल क्राइसिस की कुछ कुछ चीजें, पैरामीटर्स हमें निकल के दिखाई दे रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि यूएस और चाइना साथ आए। लेकिन जो ट्रस्ट डेफिसिट बिल्ट हुआ है, जिसके ऊपर मैं बार बार रिपीट करता हूं कि ट्रंप जीत कर भी आए, उन्होंने बहुत स्विंग वोटर्स में, पहले पेंसिल्वेनिया में था, ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि हम चाइनीज पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते, कैसे उनके बलून्स हमारे ऊपर उड़ रहे हैं, कैसे वो हमारे बिगेस्ट एनिमी है। तो ये मुझे नहीं लगता कि एक मीटिंग में शांत होगा, लेकिन फर्स्ट मीटिंग में डेफिनेटली नीचे गया है। और ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग अगर आप देखें तो 22 पॉइंट्स डाउन है एज ऑफ दिस मंथ। और कहीं ना कहीं चाइना की जो विजिट देखी जा रही है, इस बारी की विजिट, इस टाइम अमेरिकन रेटिंग उन्हें डिसअप्रूव कर रही है कि कहीं ना कहीं पोजीशन ऑफ वीकनेस की ये एक मीटिंग है, ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की मीटिंग नहीं दिख रही, जो मुझे लगता है हिट करेगा। इसीलिए नरेश ट्रंप के कौशिक लिए साहब ने बहुत इस चीज को जरूरी है हाईलाइट किया। कि हाँ, कि वो मागा वोट बैंक, जो मागा वोट बैंक के सोयाबीन आप उठा लीजिए, आप हमारा मीट उठा लीजिए, उसके ऑर्डर्स यहाँ पर लेकर आए ताकि हम उसे एक्सपोर्ट कर सकें और कहीं ना कहीं कुछ फेस सेविंग हो। लेकिन ईरान की जो सिचुएशन है अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर, वो हर दिन खराब होती हुई उनकी इमेज दिख रही है और उनका सपोर्ट बड़ी धीरे धीरे ड्विंडल हो रहा है। इवन रिपब्लिकन पार्टी का जो मागा कोर वोटर बैंक है, एक महीने पहले 20% डाउन था, मतलब 80% सपोर्ट रह गया था, और जो पिछले हफ्ते की रिपोर्ट आई थिंक 72% ही बचा है। तो कहीं ना कहीं समथिंग बिग हैज टू हैपन। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रेड टॉक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगी, जो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप होगा। बिल्कुल, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही। लेकिन इस ट्रेड टॉक को कैसे देखना चाहिए भारत के नज़रिए से भी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक ही मार्केट है यूएस, जहाँ पे भारत भी अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है, चाइना के प्रोडक्ट वहाँ पे कंपटीशन में है, वहाँ के इन्वेस्टमेंट इंडिया अट्रैक्ट करना चाहेगा, चाइना भी अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो कैसे आगे चल के वर्कआउट होता है, एक चुनौती वाली चीज़ें रहेंगी और हम लोग के लिए पे भी असर डालेगा प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पे। लेकिन एक और चीज़, जो दिल्ली में बैठक हो रही है ब्रिक्स देशों की, उस ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों के, विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, उस बैठक में ईरान के विदेश मंत्री ने काफ़ी जोर देकर कहा है कि हम सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है और यूएस को लेकर के, इजराइल को लेकर के आलोचना करनी चाहिए उनके इन कदमों का। अब इस ब्रिक्स बैठक से क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, यहाँ पे क्या कुछ ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा, भारत का पक्ष क्या होना चाहिए, क्योंकि भारत इसको होस्ट कर रहा है। इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। स्तर पर दो बड़ी बैठकों का, एक बैठक शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हो रही है, दूसरी बैठक ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की हो रही है। और दोनों बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पूरी दुनिया की निगाहें ईरान वॉर पर टिकी हुई हैं। तो क्या दोनों बैठकों का नतीजा कुछ ऐसा निकलेगा कि 75 दिन से चल रहा है ईरान वॉर खत्म होता हुआ दिखेगा? हम लोग अब तक चर्चा के ब्रेक से पहले कि चाइना में जो बैठक चल रही है उसका क्या आउटकम निकल सकता है और इसको कैसे देखा जाए। अब ब्रिक्स को लेके पूछे प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, ब्रिक्स भारत में हो रहा है, भारत अब तक इस युद्ध से एक दूरी बना के रखे हुए या फिर कहें कि तटस्थ बनकर खड़ा है, लेकिन असर तो भारत पर भी पड़ रहा है और सबसे ज्यादा जिन देशों पर पड़ रहा है वो भारत है। तो यहां पर भारत की रणनीति क्या हो सकती है? देखिए, शुरू से ही जब एक तरह से 6 और सदस्य जोड़े गए ब्रिक्स में, तो ब्रिक्स को ऊर्जा के नजरिए से भी एक बहुत प्रभावी गुट माना जाने लगा, क्योंकि उसमें सऊदी अरेबिया, ईरान और यूएई शामिल हुए, जो सबसे बड़े निर्यातक हैं एक तरह से, और भारत और चीन पहले ही हैं जो सबसे बड़े आयातक हैं ऊर्जा के। तो ऊर्जा की जो रणनीति या राजनीति इस गुट में थी, वो पहले से ही प्रभावी थी। ईरान युद्ध तो बाद में हुआ उसके। दो चीजें इसमें देखना जरूरी है कि हम चीन की इससे पहले बात कर रहे थे। चीन इस बैठक में अपना बीजिंग से कोई भी प्रतिनिधि नहीं भेज रहा। वहां के जो यहाँ दिल्ली में राजदूत हैं, शू फई होंग, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस बैठक में चीन का। तो एक तरह से चीन के रुझान में साफ नजर आता है कि जब दो बड़े देश जो दुनिया की 40% जीडीपी रखते हैं, $30 ट्रिलियन अमेरिका का, $20 ट्रिलियन चीन का, तो जब उनकी बातचीत होती है तो ब्रिक्स या भारत उसमें कितना ज्यादा अहमियत रखता है, ये इसकी तरफ सीधा संकेत करता है। चीन के आने से हो सकता है कि ईरान पर जो समझ बनाने की कोशिश है उसमें थोड़ी सी और सहायता मिल सकती थी, क्योंकि
रूस के विदेश मंत्री लावरोव दिल्ली में है, यदि वांग यी भी दिल्ली में होते तो शायद, क्योंकि वो दोनों प्रभावी नेता हैं, प्रभावी देशों से आते हैं, तो ब्रिक्स के सम्मेलन में तालमेल बनाना थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसमें सहायता मिल सकती थी, क्योंकि दो जो सदस्य हैं यूएई और ईरान, वो युद्ध में अपोजिट डायरेक्शंस में है। यूएई पर ईरान ने हमला किया है, तो यूएई से कोई भी बात पर और दोनों सदस्य कोई एकमत नहीं हो पाएंगे। आपने कहा कि ईरान शुरू से ही, और अब विदेश मंत्री ने भी आज दिल्ली, अब्बास अरागची ने कहा कि ब्रिक्स के मंच से अमेरिका की और इजराइल की आलोचना होनी चाहिए, पर यह तो संभव नहीं है, क्योंकि उसमें जब तक सदस्य रहेंगे यूएई या उसमें शामिल रहेंगे सऊदी अरेबिया, तो इस तरह की कोई संयुक्त मुझे नहीं लगता कि स्टेटमेंट आ सकती है इस तरह से। तो एक जो जिस तरह से अभी हाल ही में पिछले महीने उप विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई थी ब्रिक्स की, तब भी कोई सहमत नहीं, ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं बन पाया, चेयरमैन की एक स्टेटमेंट हुई, शायद उसी तरह का फिर से ये हाल होगा। पर यह भी समझना जरूरी है कि ब्रिक्स में भी, जैसे हसीजा कह रही थी पहले, कि बीजिंग की समिट में केवल ईरानी मुद्दा नहीं है, ठीक ब्रिक्स में भी केवल ईरानी मुद्दा नहीं है, ब्रिक्स में और कई तरह के मंच हैं, फोरम हैं, तो थिंक टैंक को लेकर हो, चाहे वो समाचार पत्रों को लेकर हो, और अलग अलग तरह के जो मंच है वो लगातार वो भी काम कर रहे हैं, पर शायद ध्यान बहुत ज्यादा केंद्रित एक ही बात पर है कि ब्रिक्स ईरान पर क्या कहना चाहता है या ईरान पर क्या कर सकता है। उसमें जो भारत की एक नई रणनीति सामने आई है वो ये कि आज शायद इन विदेश मंत्रियों की मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री से होगी, जिसमें अब्बास अरागची को एक अवसर मिलेगा भारत के प्रधानमंत्री से मिलने का, और ठीक उसके बाद जो बदलाव भारत के विदेश प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा में आया है कि वो अब विदेश यात्रा की शुरुआत वो यूएई में एक पड़ाव रखेंगे उसका। तो क्योंकि यूएई से तालमेल बनाना जरूरी है ब्रिक्स में, ताकि ब्रिक्स की जो विदेश मंत्रियों की सोच है वो शिखर सम्मेलन तक ले जाई जा सके, तो भारत अपनी तरह से पूरी तरह से परोक्ष रूप से कोशिश कर रहा है कि ईरान के युद्ध में जो युद्ध विराम है उसको शांति वार्ता की ओर आगे ले जाया जा सके। पर चीन का इस ब्रिक्स के सम्मेलन में विदेश मंत्री स्तर पर शामिल न होना, हालांकि उसका एक्सप्लेनेशन यही है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप आज बीजिंग में है, पर ये वांग यी का दिल्ली में ना होना मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो अवसर है उसको कमजोर करता वो अवसर है को कि किस तरह से कम करता है। नरेश कौशिक साहब आपके पास, हाँ नरेश कौशिक साहब आपके पास आऊंगा मैम, लेकिन वीना सिकरी मैम एक सवाल आपसे पहले पूछ लूं कि इसमें ईरान ने आने के साथ ही इस पूरे ब्रिक्स की बैठक में सबसे ज्यादा मुद्दा जोर शोर से उठाया यूएस और इजराइल की तरफ से किए गए हमले का, जो जाहिर तौर पर था। ईरान पीड़ित है तो अपनी बातों को यहाँ पे उठा रहा है, और लेकिन साथ साथ ईरान ने यूएई को भी निशाने पर लिया और कहा कि यूएई जो है सो इजराइल का एजेंट है, वो इजराइल के सपोर्ट से सारा काम कर रहा है, और प्रधानमंत्री यूएई भी जाने वाले हैं और यूएई भी इस बैठक का हिस्सा है। इसको कैसे देखा जाए इस समीकरण को? देखिए, ये ब्रिक्स की जो बैठक हो रही है ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, और भारत के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, मल्टी अलाइनमेंट की, ये पूरे तरीके से दिखाता है, क्योंकि हम सारे देशों से बात करने को तैयार हैं। यूएई हो, ईरान हो, रशिया भी है, सेर्गेई लावरोव आए हुए हैं, खुद आए हुए हैं, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण फॉरेन मिनिस्टर हैं। सबसे बातचीत करके कोई ना कोई वर्डिंग जरूर निकलेगी जिससे कोई भी देश से इनकार ना करे, लेकिन फिर भी युद्ध विराम की तरफ की युद्ध विराम रहे और नेवल ब्लॉकेड हट जाए, क्योंकि नेवल ब्लॉकेड इन इटसेल्फ इज एन एक्ट ऑफ, और वो भी लोगों को सोचना चाहिए कि नेवल ब्लॉकेड ऐसे किसी देश का करना ये तो लगातार नहीं रह सकता। तो आई थिंक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एक मौका है कि जो विदेश मंत्री अलग अलग ग्रुप के आए हैं, ये जैसे आपने कहा वो भी हैं, इजराइल के पार्टनर हैं, और रशिया भी है जो ईरान की मदद कर रहा है, ईरान खुद है यहाँ पे, चीन आए ना आए ये तो इसमें कुछ मेरा ख्याल आई डोंट अटैच मच इंपॉर्टेंस, बिकॉज चीन कभी नहीं आता है जब वो सोचते हैं कि भारत इज द चेयरपर्सन ऑफ सब, फोकस भारत पे होगा तो वो हमेशा अपने आप को किसी तरह से निकाल देते हैं रास्ते से। तो मेरा ख्याल है कि फाइनेंसिंग के ऊपर भी जो यूज ऑफ लोकल करेंसीज, जो इस मुद्दे पे बात होगी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए यूएई ने ओपेक्स को भी छोड़ दिया है, यूएई ओपेक्स से निकल गया, तो
पूरे तरीके से हम देखें कि इकोनॉमिक मैटर्स पे, एनर्जी सिक्योरिटी पे एक बहुत महत्वपूर्ण फोकस होगा। और जो सब लोग ईरान को समझाएंगे कि देखिए ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को आप खोलिए, तो अगर ईरान इस पे अग्री हो गया कि वो उस पे अपना जो अथॉरिटी बना रहे हैं वो इम्पोज नहीं करेंगे, टोल टैक्स नहीं लगाएंगे, अगर इन चीजों पे वो सहमत हुआ, तो फिर अमेरिका पे हम कह सकते हैं कि आप नेवल ब्लॉकेट अपना हटाइए, ताकि ये तो कम से कम स्टेट ऑफ खुल जाए पूरी तरीके से। तो ये भी एक मौका है कि हम ईरान को ये कह सकते हैं कि देखिए आप अपने तरफ से बिल्कुल ना इंसिस्ट कीजिए कि ये आप इस पे कोई भी अथॉरिटी चलाएंगे, अथॉरिटी बनाएंगे और टोल टैक्स लगाएंगे, ये बिल्कुल नामुमकिन है। और अगर आप ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया वीना सिकरी मैम कि ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि भारत यहाँ पर ये कहे कि ईरान को मना ले कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दीजिए, हम सब बहुत यहाँ परेशान हैं, और फिर यूएस के ऊपर ये हो कि आप अपना भी नाकेबंदी जो की है वहाँ पे हटा दीजिए। नरेश कौशिक साहब, इस तरीके से कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी या फिर कहें कि संभावना आपको दिख रही है इस ब्रिक्स की बैठक में? एक सवाल और जो वीना सिकरी मैम ने उठाया उस पर आप आगे आऊंगा, करेंसी को लेकर। जो ब्रिक्स करेंसी की जब बात हुई थी तो यूएस बड़ा नाराज हो रहा था कि हमारे डॉलर को तुम लोग कमजोर करना चाहते हो और हमारी अपनी करेंसी बनाना चाहते हो। उस पर मैं आऊंगा, लेकिन इस मुद्दे का जवाब दीजिए पहले नरेश कौशिक साहब। मुझे दरअसल मेरी राय थोड़ी सी इसमें भिन्न है। मैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जो कह रहे थे उससे मैं ज्यादा सहमत हूं, इसलिए कि चीन के ये हित में होता कि वो अपने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को भारत भेजता, और जैसी उसने, मुझे लगता है कि एक तरह से अपॉर्चुनिटी लॉस्ट वाली बात हो गई, अवसर उन्होंने खो दिया। पिछले साल उन्होंने जो है, चीन के पास में बहुत अच्छा मौका था कि जब ट्रंप जो है भारत के साथ संबंध बिगाड़ रहे थे, तब चीन भारत के साथ संबंध बहुत अच्छे कर सकता था, लेकिन उसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जिस तरह से मदद की, उन्होंने वो मौका खो दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये उनको ईरान से सीखना चाहिए। ईरान ने इस समय जो किया है कि वो तो यूएई से नाराज है, वो इस बात से भी नाराज है कि भारत, यूएई और इजराइल एक धुरी बनता हुआ दिख रहा है। इसके बावजूद ईरान ने अपने विदेश मंत्री को ब्रिक्स की बैठक में भेजा। और इससे ये पता चलता है कि ईरान इन चीजों को कितना गंभीरता से लेता है, और भारत जो है इस बारे में कोशिश ये करता है कि देखिए, यूएई कल प्रधानमंत्री जा रहे हैं और वहां पर एक धुरी, जैसा कि मैंने कहा, एक बनती हुई दिख रही है, क्योंकि इजराइल के अभी एक खबर आई है, कल से चल रही है, बहुत इसकी ज्यादा चर्चा नहीं है भारत में, कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो है एक दिन के लिए सीक्रेटली यूएई आए थे। इसी तरह से यूएई के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत आए थे, हालांकि वो सीक्रेट नहीं था। तो इससे ये लगता है कि ये देश अपने हितों के लिए आगे आते हैं, और इस तरह जैसे भारत अपनी तरफ से ये जानते हुए कि ईरान उनके एक नजदीकी दोस्त यूएई पर हमला कर रहा है, इसके बावजूद ईरान के साथ भारत संबंध अच्छे रखे हुए है, बावजूद इसके कि सऊदी अरब के साथ में पाकिस्तान का एक डिफेंस एग्रीमेंट है, भारत सऊदी अरब के साथ संबंध अच्छे रखे हुए है। तो ये अपने आप में मैं समझता हूं कि चीन को ये सोचना चाहिए कि भारत जैसी ताकत को उसे अपने साथ लेकर चलना चाहिए, अगर उसे अमेरिका के साथ में वाकई मुकाबला करना है। नहीं तो उसको लगेगा कि वो तो, मुझे ऐसा लग रहा है कि चीन को लगता है कि बहुत ज्यादा वो ओवर कॉन्फिडेंस में है, अब तो उसने सब कुछ जीत लिया है, बावजूद इसके कि चीन की अर्थव्यवस्था की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। वहां पर बर्थ रेट बहुत तेजी से गिर रहा है, 3 साल तक लगातार वहां बर्थ रेट गिर रहा है। इसी तरह से वहां पर जो उनकी जो इकोनॉमी है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, बहुत सारे देश चीन से नाराज हैं, सिर्फ अमेरिका से ही नाराज नहीं है, चीन से भी नाराज हैं, क्योंकि चीन की खासकर अफ्रीका में एक बिल्कुल औपनिवेशिक तरीके से उनका व्यवहार है। यहां तक कि पाकिस्तान में चीन के को लेकर विरोध बढ़ रहा है, क्योंकि चीन काफी समय से चाहता है कि वहां पर उनके सैनिक उनके लोगों की हिफाजत करें जी। और पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चीन की इस नीति का विरोध है। तो ऐसे समय मैं समझता हूं कि चीन को थोड़ी सी बड़प्पन दिखाना चाहिए था, जो उसने नहीं दिखाया, और मुझे लगता है नहीं कि वो दिखाया, अपने और एक पांव बड़ा पर कुल्हाड़ी मार रहा है।
कुल्हाड़ी मारा है, एक बड़ा मौका यहाँ से हाथ से जाने दिया है। कौल साहब, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल लेकर के मैं चाहूँगा कि नम्रता हसीजा मैम आप इस पे जवाब दें कि इस ब्रिक्स को लेकर के सबकी निगाहें इस बात पे टिकी थी कि जो ब्रिक्स करेंसी बनाने की बात की जा रही थी कि अपने देशों के सदस्य देशों की करेंसी होगी जिसमें हम लोग कारोबार करेंगे, और इसको अमेरिका के डॉलर के अगेंस्ट माना जा रहा था। अब लगता है कि ऐसे माहौल में भारत जो होस्ट कर रहा है इस ब्रिक्स देशों का, ऐसा कुछ कदम उठाएंगे या फिर ऐसा कुछ संकेत देंगे, या फिर ऐसा भी बोल दें कि नहीं ये ब्रिक्स करेंसी को ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं हम लोग? लक्ष्मण जी देखिए, आई थिंक भारत ने तो पहले ही हम लोगों ने पहले भी इस चीज से मना किया था, ब्रिक्स की करेंसी से। और जैसे कि सब लोग बात कर रहे हैं कि भारत अपने बारे में पहले सोचेगा जो हमारे हित में है। और यहाँ पे बस मैं दो चीजें मतलब कहूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी। पहली बात ये कि हमें जो टेक्नोलॉजी या जो हम अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, आर्म्स एंड आर्मामेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं चाइना को देखते हुए, और यहाँ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, वहाँ पे इसराइल हमारे लिए काफी जरूरी है, वहाँ पे अमेरिका भी हमारे लिए जरूरी है, वहाँ पे फ्रांस और ये सब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी हमारे लिए जरूरी हैं। तो हमें वो सब भी ध्यान में रखना है, क्योंकि हम पहले अपने बारे में सोचें। सही बात है। तो ये ब्रिक्स की जो करेंसी है, ये हमने पहले भी मना किया है। मुझे नहीं लगता हम इस बार भी इस पे हाँ बोलेंगे या ऐसा कुछ होगा, क्योंकि सबने यही बोला है कि हम नरेश जी ने भी बोला है और एम्बेसडर सीकरी ने भी यही बोला है कि हम सबसे अच्छे रिश्ते बना रहे हैं, वो अपने हित के लिए। तो हमें इसराइल से हमारे अच्छे रिश्ते हैं, हम वहां से बहुत, हमारा भी वहां से काफी आर्म्स एंड आर्मामेंट्स की डीलिंग हो रही है। हमें यूएस से भी हमने को डेवलपमेंट और जॉइंट प्रोडक्शन की काफी डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी हम लोग बात करें, क्योंकि देखिए जो टेक हमें यहाँ से मिल सकता है वो अब उतना रशिया से नहीं मिल सकता। दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि जब हम एससीओ का हिस्सा बने थे और जब ब्रिक्स का हिस्सा बने थे, वो बहुत हद तक रशिया की वजह से बने थे, ठीक है। अब चाइना और रशिया के जो इस तरह से जो इस समय संबंध हैं, और मुझे हमेशा इस चीज का, ये मैंने पहले भी हाईलाइट किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं एक ऐसा टाइम ना आए जब रशिया इतना डिपेंडेंट हो जाए चाइना पे, जबकि चीन उसे बताने लगे कि किस तरीके से उनको अपनी फॉरेन पॉलिसी भी बनानी है, और तब भारत की जो डिपेंडेंसी पहले रशिया पे थी हमारे मिलिट्री हार्डवेयर को लेके, वो उतनी नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजों को मुझे लगता है मद्देनजर रखते हुए, जो एक करेंसी की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस मतलब मीटिंग में भी वो होगा, कोई यहाँ पे चीजें निकल कर आएंगी। धीरज कौल साहब, ब्रिक्स की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब ट्रम्प साहब चाइना पहुंचे हुए हैं और चाइना भी इसका मेंबर है, और इस बैठक पर भी नजर होगी यूएस की। जी हाँ, बिल्कुल 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 क्लोज नजर है। और मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप देखें तो ये बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये चाइना को काइंड ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी अर्लियर, जिसको उन्होंने नहीं पकड़ा। और चाइना का अगर आप अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं क्विकली समराइज करके उनकी सिचुएशन बता देता हूँ आपको। उनकी जीडीपी अप्रोक्सीमेटली 4 से 5% ग्रो कर रही है। मेन पैसा चाइना में एक्सपोर्ट से आ रहा है, ईवी बैटरीज और सोलर, वो उनके मेन कोर इश्यूज हैं। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, इस वजह से इकोनॉमी चल रही है, और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग जिसमें रोबोटिक्स, एआई पे वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो बहुत ही बड़ी वीकनेस के थ्रू गुजर रहा है। प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर बहुत बड़े खराब लोन दिए जा चुके हैं जो कि डिफॉल्ट में हैं, और मेजर बैंक्स बैक्ड जो लोन्स हैं वो राइजिंग नॉन परफॉर्मिंग लोन्स है रियल एस्टेट और गवर्नमेंट के। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनका डेब्ट भी बढ़ता जा रहा है, और चाइना इस टाइम डिफ्लेशनरी प्रेशर के थ्रू गुजर रहा है, जिसमें लो इन्फ्लेशन होती है, और वो भी कंज्यूमर ड्रिवन ग्रोथ बहुत ही कम है। तो कहीं ना कहीं चाइना को भी इस टाइम एक सेवर चाहिए, बिकॉज इट्स अ कम्युनिस्ट कंट्री, और पूरी डाटा वहां से फिल्टर होके आता है। हमें पता है ट्रांसपेरेंसी वहां पे है नहीं, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी बहुत इस टाइम पेन है। लेकिन भारत के मुद्दे से, जैसे कि मोदी जी ने अभी रिसेंटली बात बोली, वो बिल्कुल एक्यूरेट है, और महिंद्रा जी का भी मैंने सुना कि अभी इमीडिएट थोड़ी सी पेन दिख रही है अगर ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए। तो लोगों को डेफिनेटली उनकी एडवाइस बिल्कुल सुननी चाहिए इस टाइम कंजम्पशन। लेकिन अनफॉर्चुनेट, आप तो फाइनेंशियल चैनल हैं, आप इस बात को जानते हैं, जब हम डिमांड को स्लो करते हैं तो ओवरऑल दैट्स नॉट द बेस्ट स्ट्रैटेजी। लेकिन इन कंडीशंस के अंदर आई थिंक बड़ा सोच समझ के यू शुड बी वॉकिंग
थे नाइस, और मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा कि कोई ब्रिक्स करेंसी आएगी। वर्ल्ड ऑलमोस्ट स्टैगफ्लेशन के थ्रू गुजरने वाला है। इस स्थिति के अंदर इस टाइम एक्सपेरिमेंट करना करेंसीज के साथ, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके की कोई समझदारी होगी। बिटकॉइन का हाल आपने ऑलरेडी देख लिया किस तरफ से गिर रहा है, वो भी अभी हमने जो बिग बायर्स हैं उनके लेवल्स पे जो 75,000 से 85,000 के बीच में, वो आपको अगले 2-3 महीने तक घूमता दिखेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वर्ल्ड इज प्लेइंग वेरी कॉशियस गेम राइट नाउ, और इस टाइम बहुत ज्यादा हमें सतर्क रह के आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत ज्यादा अपेक्षा ना रखें। शो का समय चूंकि यहीं पे समाप्त हो रहा है। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। आज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।